हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 नेट सोशोलॉजी। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है। आज के इस वीडियो से कम हम 4 से 5 क्वेश्चन सही कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। हर एक स्लाइड में आपको कुछ न कुछ ऐसे फैक्ट, ऐसे लाइंस मिलेंगी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी जा चुकी है। 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर आप यहाँ से सही करके जाएंगे और 10 नंबर ही आपको नेट से 11 तक ले जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इमाइल दुर्खाइम। इमाइल दुर्खाइम को हम फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी भी बोलते हैं। इनको हम एकेडमिक फादर भी बोलते हैं, एकेडमिक फादर ऑफ सोशोलॉजी। क्लियर? इन्होंने सोशोलॉजी को एकेडमिक मतलब एक एकेडमिक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया, एक सब्जेक्ट के रूप में स्टैब्लिश किया। क्लियर? इन्होंने अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है या सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या दिए, आइए देखते हैं। देखिए, इनका जन्म, इन्हें एकेडमिक फादर भी बोला जाता है, एकेडमिक फादर ऑफ सोशोलॉजी, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इनका जन्म फ्रांस 1858 में हुआ, 1858 फ्रांस में हुआ। ये ध्यान रखना कि जन्म अगर आप याद रखते हैं तो आप इनके बुक्स की जो क्रोनोलॉजी आती है उसको आप सही कर पाएंगे। अगर आप जन्म का टाइम याद रखेंगे तो जो बुक से सारी क्रोनोलॉजी आ रही है आप उसको अच्छे से सही कर पाएंगे बिना किसी मिस्टेक के। ये इन्फ्लुएंस है अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे का हमने पहले भी पढ़ा है कि उन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस दिया था, पॉजिटिविज्म क्या है ये सब बताया था। सेंट साइमन से भी ये इंस्पायर थे एंड टॉकविल से भी ये इंस्पायर थे। ध्यान रखने वाली बात है, कई बार क्वेश्चन पे पूछ लेता है कि कौन से थिंकर किससे इंस्पायर होकर कौन सी थ्योरी देते हैं। क्लियर? इन्होंने अपना जो करियर है या अपना जो कहें कि जो यूनिवर्सिटीज का करियर है या प्रोफेसर का करियर है वो यूनिवर्सिटी से शुरू किया। ये पहले इनका जो पोस्ट था, ये भी आया वो क्वेश्चन है कि इनका पहले एज अ प्रोफेसर कौन से पोस्ट में कौन से सब्जेक्ट के लिए थे। तो इनका सब्जेक्ट था पहले एजुकेशन। एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। ये भी 2026 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जनवरी 2026 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? उसके बाद इन्होंने अब इनकी जो सबसे पहली बुक आती है 1893 में, द डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे इंपॉर्टेंट बुक, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द डिवीजन ऑफ लेबर में इमाइल दुर्खाइम ने अपनी कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं। कौन सी थ्योरीज दी हैं उसको हम आगे देखेंगे। क्लियर? ही फाउंडेड द जर्नल। उन्होंने अपनी जो जर्नल पब्लिश की, जर्नल मतलब जो जिसमें आर्टिकल्स वगैरह निकलते हैं उसके, उनका नाम था ले एनिमनी सोशियोलॉजी। ये एक फ्रेंच टर्म है जो कि आपको याद रखना, अगर नहीं भी रखेंगे तो भी आप चलेगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं। इनका जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट कौन कौन से दिए हैं, इन्होंने सबसे पहला मेजर कॉन्सेप्ट दिया सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य क्या है कि जो समाज में आपको दिखता है, जो जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जो मेरे और आपके एक्शंस के, आपके विल से, आपकी चेतना से बाहर होता है, सोशल फैक्ट। उसके बाद अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर में उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर, मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद द थ्योरी ऑफ सुसाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर भी है और सोशल फैक्ट तो एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि सामूहिक चेतना क्या है, कैसे रिलीजन जो है वो बिलीफ को शेयर करता है और लोग एक दूसरे से कलेक्टिवनेस की भावना रखते हैं, उसे इन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोला। कलेक्टिव अफर्वेसिव क्या है, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट क्या है, कंडीशंस क्या, मतलब ऐसी कंडीशंस की जहाँ की क्राइम थोड़ा बहुत चलता है और ऐसी कंडीशन जहाँ की क्राइम बिल्कुल भी नहीं चलता, जब वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल हो जाता है। उसके बाद फंक्शनलिज्म क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट इमाइल दुर्खाइम ने अपने मेजर कॉन्सेप्ट पूरी थ्योरी को इन्हीं के चारों तरफ रखा। क्लियर? अब इन सारे फैक्ट, इन सारे थ्योरीज को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर, द डिवीजन ऑफ लेबर में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया सॉलिडारिटी का, मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिया। मैकेनिकल सॉलिडारिटी ये कहते हैं कि जो कि पहले की समाज है, जो कि पहले की समाज मतलब जो प्राचीन समाज था उसे इन्होंने मैकेनिकल सॉलिडारिटी बोला। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का मतलब कि वो समाज जो कि वर्तमान में है, अर्बन सिटीज में पाया जाता है या मॉडर्न सोसाइटी भी कहते हैं। सॉलिडारिटी का जो कॉन्सेप्ट है, सॉलिडारिटी का मतलब ये है कि कैसे लोग एक एक साथ एक समाज में रहते हैं, कैसे
सोसाइटी वर्क करती है कि प्राचीन समाज कैसे था और आधुनिक समाज में क्या क्या डिफरेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्रिकेट मैच देखते हैं स्टेडियम में बैठ के, तो हम ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, बट हम उनसे एक टुगेदरनेस की भावना रखते हैं। मतलब वो जो बैठे हैं वो किसी न किसी टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे, जो आपकी टीम होगी आप उन लोगों से एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रखेंगे, मतलब आप उनको लगेगा कि ये आपके जैसे ही लोग हैं। जो दूसरे टीम को सपोर्ट करेंगे आप उनसे थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं। क्लियर? तो सेम सॉलिडारिटी का मतलब यही है कि जो दुर्किम कहते हैं कि आइडेंटिफाइड द सोशल कोहेशन, मतलब कि जो सामाजिक सामंजस्य होता है, जो सामाजिक संबंध होता है, एकजुटता होती है, उसके हिसाब से समाज कैसे चलता है, कौन कौन से समाज है। तो उन्होंने दो दो टाइप्स बताया, मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी यानी थोड़ा सा मैकेनिकल सॉलिडारिटी का मतलब जो कि एक जैसे लोग होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले गांव का, गांव में आपने देखा होगा कि सबके काम जो है एक ही जैसे हैं, कुछ नया कोई नहीं कर रहा होता, लोगों के पहनावे एक जैसे होते हैं, लोगों के सोचने का तरीका भी एक जैसा होता है। तो इसे हम बोलते हैं होमोजेनिटी, मतलब कि ऐसा समाज जहां लोग एक जैसे हैं, कि लोग दोपहर में सुबह काम करते हैं, दोपहर में घर पे आते हैं, फिर शाम को काम करेंगे, फिर घर में आ जाते हैं, रात 9 बजे सब लोग सो जाते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही मैकेनिकल सॉलिडारिटी का मतलब जो स्मॉल छोटे हैं, पारंपरिक हैं, ऐसे समाज, जैसे कि गांव हो गया जहाँ के रिलीजन थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट होता है, लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन ज्यादा होता है। क्लियर? यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही काम कर रहा है। हो सकता है कि एक व्यक्ति लोहार हो लेकिन उसके पास अपने खेत होते हैं, तो वो खेत में भी काम करता है और लोहार का भी काम करता है। वही व्यक्ति कोई व्यक्ति खेत में भी काम कर रहा है लेकिन वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रीशियन का भी काम कर लेता है। क्लियर? तो इसे मतलब यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। ध्यान दे देखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा कि जो प्री मॉडर्न सोसाइटीज होती हैं या मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाली जो सोसाइटी होती हैं उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, मतलब वो श्रम विभाजन बहुत कम होता है। कि ऐसा नहीं कि एक काम करने के लिए एक ही व्यक्ति बना है, बल्कि एक व्यक्ति ही अलग अलग काम कर लेता है। क्लियर? सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं रिप्रेसिव लॉज। रिप्रेसिव लॉज क्या है वो अभी हम देखेंगे, रिप्रेसिव लॉज, रिस्ट्रिक्टिव लॉज क्या है, ये दोनों को हम देखेंगे। क्लियर? तो सामाजिक व्यवस्था जो है रिप्रेसिव लॉज मतलब कि ऐसे यही बता देता हूँ, रिप्रेसिव लॉज जो होते हैं, जैसे कि आपने एक डायलॉग सुना होगा मूवीज में, कई बार बोला जाता है कि खून के बदले खून लिया जाएगा या हाथ के बदले हाथ। क्लियर? जैसे सोसाइटी में कई बार जो घटनाएं हो जाती है तो कहते हैं कि फांसी दे दो, गोली मार दो। तो ऐसे जो नियम होते हैं उसे हम बोलते हैं रिप्रेसिव, जहां की आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा सोसाइटी में। क्लियर? उसे हम बोलते हैं रिप्रेसिव लॉ। अगर गांव में रहते हुए आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि गांव के वैल्यू ट्रेडिशन के खिलाफ होता है तो गांव से लोग बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? जैसे कि पहले लव मैरिज जो होती थी, क्लियर, जो लव मैरिज होती थी, अगर गांव में किसी ने दूसरे कास्ट में जाके शादी कर लिया तो पूरा गांव उस व्यक्ति का बहिष्कार कर देता था, उस व्यक्ति को गांव से निकाल देता था। इसे हम बोलते हैं रिप्रेसिव लॉ। क्लियर? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होती है, मतलब वहां पे पता होता है कि कौन किसका बेटा है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन क्या काम करता है, ये सब कुछ पता है। वहां फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब आते जाते लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, घर में रहते हैं, सुख के समय साथ रहते हैं, दुख के समय साथ रहते हैं। क्लियर? और एग्जाम्पल जैसे कि विलेज कम्युनिटी हो गया, ट्राइब्स हो गया, तो ये ऐसा, ये इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी या मैकेनिकल सोसाइटी या प्री सोसाइटी की, जो पुराने समाज का था। देखते हैं कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी या ऑर्गेनिक सोसाइटी का मतलब बेस्ड ऑन द हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे हर व्यक्ति आपको अलग अलग तरीके का दिखेगा। अलग अलग तरीके का मतलब कि कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि सिर्फ प्लम्बर का काम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लम्बर का ही काम करेगा, ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रीशियन का भी काम करने लग जाएगा। कोई व्यक्ति है जो नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है, पुलिस में है, तो मतलब अलग अलग जैसे लोग दिखेंगे आपको यहाँ पे, कोई एक जैसा काम करते नहीं दिखेगा। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होता है, मतलब बहुत ज्यादा जटिलता होती है, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो होती हैं। क्लियर? हाई स्पेशलाइजेशन होता है। हाई हाई स्पेशलाइजेशन का मतलब जो एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कि मैंने बताया
कि अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल टीचिंग का काम कर रहा हूँ तो मेरा काम टीचिंग ही होगा। अगर मुझसे मान लो बनता है प्लम्बिंग का घर का काम थोड़ा बहुत तो मैं कर लूँ, लेकिन जो काम जिसको दिया गया है वही काम करता है, कि अगर जो प्लम्बर है वो प्लम्बर का ही काम करेगा। डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा होता है हाई सोसाइटी में या अर्बन समाज सोसाइटी में, कि जैसे कुछ बिगड़ जाता है हम तुरंत फोन करते हैं, एसी वाले भैया आते हैं हमारा एसी बनाते चले जाते हैं। क्लियर? इसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सोशल ऑर्डर जो मेंटेन होता है वो रिस्ट्रिक्टिव लॉज से होता है। रिस्ट्रिक्टिव लॉज मतलब कि रिफॉर्मेटिव होते हैं, मतलब ऐसे लॉज, ऐसे नियम जो कि बताते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिसके बाद सुधरने की कोई गुंजाइश होती है तो समाज न्यायपालिका उसे दोबारा मौका देता है। समाज उसे दोबारा मौका देता है कि आपने चलो गलती से चोरी कर ली, लेकिन कुछ समय आप सजा काट के आइए, उसके बाद हम आपको समाज में पुनः स्थापित करेंगे, आप पुनः से अपना काम सब कुछ वापस से शुरू कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव लॉ। क्लियर? हाई मोरल एंड मोरल मटेरियल डेंसिटी होता है। हाई मोरल का मतलब यहाँ जो नैतिक होते हैं वो बहुत, जो एथिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और मटेरियल डेंसिटी क्या है? मटेरियल डेंसिटी का मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कोई सोसाइटी है, एक जगह है, यहाँ पे कितने पास पास में लोग रहते हैं, मतलब पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, इसे हम बोलते हैं मटेरियल डेंसिटी। क्लियर? तो जो मॉडर्न सोसाइटी होती है, अर्बन समाज होता है, जो आधुनिक समाज है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप देखेंगे जो हाई क्लास सोसाइटी है, हाई क्लास सोसाइटी के पास में ही कोई ना कोई स्लम भी डेवलप हो रहा होता है, धीरे धीरे कोई ना कोई स्लम्स भी वहां से निकल रहा होता है। जैसे कि मुंबई का जो अंधेरी वाला एरिया है, कौन सा उसको, उनका उस स्लम का मुझे नाम, धारावी, धारावी का एरिया, धारावी के एरिया के आप जस्ट रोड के उस साइड देखेंगे, जो मेन रोड के उस साइड देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, लेकिन जस्ट उसी तरह आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एक भयानक स्लम बना हुआ है। क्लियर? और वो स्लम में काम करने वाले लोग कौन है? वही जो हाई क्लास सोसाइटी में जाते हैं, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, हाउसमेट का, ये सब काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं मटेरियल डेंसिटी। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे मॉडर्न सिटीज हो गया, ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी हो गया, इन्हें हम देखते हैं ऑर्गेनिक सोसाइटी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये क्वेश्चन आपके इसमें पूछा जा चुका है कि मटेरियल डेंसिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, सॉरी मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में क्या डिफरेंस होता है, किसमें हाई स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर है, किसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, किसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद तीनों, जैसे कि हमने देखा मटेरियल डेंसिटी एंड मोरल डेंसिटी, ये भी पीवाई क्यूज में आप जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा होगा। मटेरियल डेंसिटी का मतलब है, मटेरियल डेंसिटी का मतलब कि फिजिकल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन स्पेस, मतलब कि किसी एक ऐसे क्षेत्र में जो कि जनसंख्या, कितनी ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है वहां पे, कितने ज्यादा पास पास लोग रह रहे हैं वहां पे। क्लियर? कहते हैं कि जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा और उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। यानी जितना हाई मोरल डेंसिटी जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनेगी। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता जाएगा, अलग अलग तरीके के लोग वहां आके बसते जाएंगे। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए अर्बनाइजेशन हो गया, क्राउडेड सिटी हो गया। क्लियर? जितना ज्यादा, ध्यान रखना, मटेरियल डेंसिटी जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट होगा उतना ही ज्यादा जटिल समाज या जटिल संगठन बनेगा। उसके बाद आते हैं मोरल डेंसिटी। मोरल डेंसिटी मतलब नैतिक घनत्व। नैतिक घनत्व ये है कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, यानी जो इंटरेक्शन होता है वो कितना तीव्र है और कितना जटिल है, मतलब कि लोग कितना ज्यादा आसपास में आपस में बात करते हैं और कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसे हम बोलते हैं मोरल डेंसिटी। जैसे कि इंक्रीजेस विद द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, लोग एक दूसरे से कितना जल्दी जल्दी मिल पा रहे हैं, कम्युनिकेशन कितना अच्छा है कि इंटरनेट, टेलीफोन सब कुछ है, ट्रांसपोर्टेशन कितना अच्छा है। क्लियर? जैसे कि लेट्स टू ऑर्गेनिक सॉलिडिटी बेस्ड ऑन द इंटरडिपेंडेंस, जो कि अर्बन समाज होता है, जो कि अर्बन सोसाइटी होता है या आधुनिक समाज जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक दिन हमारे यहाँ सफाई वाले एक हफ्ते नहीं आएंगे हमारी सोसाइटी में या हमारे आसपास रोड सड़कों में, तो बहुत ज्यादा कचरा आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान खराब हो जाता है, एसी खराब हो जाता है, फैन खराब हो जाता है, अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा तो वो नहीं बन पाएगा। क्लियर? तो अर्बन समाज जो है वो इंटरडिपेंडेंस पे काम करता है, लोग यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं।
क्लियर, आगे चलते हैं, समझ आया ये दो। उसके बाद रिप्रेसिव लॉ एंड रेस्ट्रिक्टिव लॉ हमने देखा। रिप्रेसिव लॉ है कि जो दमनात्मक कानून, मतलब कि जहां हार्श पनिशमेंट होती है, बहुत कठोर दंड है वहां पे, उसे हम बोलते हैं हार्श पनिशमेंट। क्लियर, बेस्ड ऑन द रिवेंज होता है, मैंने जैसे बताया ना, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ। एक मूवी बहुत पुरानी आई, क्या आई है, आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं पता, एक धर्मवीर करके मूवी आई थी, उसमें जितेंद्र और धर्मेंद्र थे। तो मतलब उनकी माँ का किसी ने बाई मिस्टेक मर्डर कर देता है, तो धर्मेंद्र जो है राजस कहते हैं कि खून के बदले खून ही चाहिए। तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं दमनात्मक, मतलब कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन सोसाइटी। क्लियर, फाउंडेड इन द मैकेनिकल सॉलिडारिटी, मतलब यहाँ पे जो मैकेनिकल सॉलिडारिटीज में ऐसे लॉ मिलते हैं। क्लियर, उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव लॉ कहता है कि जो फोकस ऑन रीफॉर्मेशन, मतलब कि वापस से आपको स्टैब्लिश कराने पे ध्यान देता है सोसाइटी, समाज आपको वापस से, कि आपने 6 4 महीने 7 साल 10 साल की सजा काट ली, उसके बाद समाज आपको वापस से बराबर उसी लाइन में लाके खड़ा कर देगा जहां से आप छोड़ के गए थे। आपको पुनः स्थापित किया जाएगा, बराबर का हक दिया जाएगा, आपको प्रीवियस क्राइम के अकॉर्डिंग आपको जज नहीं किया जाएगा। क्लियर, एम्स टू रिपेयर सोशल रिलेशन, जो सामाजिक संबंध होते हैं उसको सुधारने के लिए ये सारे नियम लाए जाते हैं। फाउंडेड इन ऑर्गेनिक सोसाइटी, ऑर्गेनिक मतलब जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अर्बन समाज की। क्लियर, अर्बन सोसाइटी की। क्लियर, तो समझ है रिप्रेसिव लॉ एंड रिस्ट्रिक्टिव लॉ, ये भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सोशल फैक्ट। इन्होंने अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, यहाँ पे लिख देता हूँ बुक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट का मतलब है कि आपके और हमारे सोचने का तरीका, कि मतलब वे ऑफ थिंकिंग, साथ ही एक्टिंग, कि आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं समाज में। क्लियर, वे ऑफ थिंकिंग, एक्टिंग, बिहेवियर, जो कि कंट्रोल होता है बाई सोसाइटी, जो कि आपके और हमारे बिहेवियर जो होते हैं वो कंट्रोल करता है कौन, सोसाइटी, उसे बोलते हैं सोशल फैक्ट। कहते हैं सोशल फैक्ट आर द एक्सटर्नल, मतलब हमारे और आपके चेतना से क्या होंगे, बाहर होंगे। मैं क्या चाहता हूँ वो नहीं चलेगा, जो सोसाइटी चाहता है वही होगा। कोहर्सिव मतलब बाध्यकारी होता है, एंड इंडिपेंडेंट होता है, मतलब मेरे और आपके सोचने के तरीके से, व्यवहार करने के तरीके से ये सब बाहर होता है। मैं कैसे व्यवहार करूंगा ये कौन डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करती है। क्लियर, दे मस्ट बी ट्रीटेड एज अ थिंग, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन। अभी जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो दिखाऊंगा मैं। किसने ये क्वेश्चन पूछा है, किसने सोशल फैक्ट को एज अ थिंग कंसीडर किया, तो इसका आंसर होगा इमाइल दुर्खाइम। क्लियर, तो कहते हैं दे मस्ट बी थिंग स्टडी थ्रू द एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन नॉट द इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि बाहरी अवलोकन की तरफ से हम इसको देखेंगे, ना कि हम इसके अंदरूनी। क्लियर, तो सोशल फैक्ट क्या है, वे ऑफ थिंकिंग, एक्टिंग एंड बिहेवियर कंट्रोल बाय द सोसाइटी या इन्फ्लुएंस बाय द सोसाइटी। क्लियर, कि हमारे सोचने का तरीका जो है वो कौन निर्धारित करता है, समाज निर्धारित करता है। क्लियर, देखते हैं इन्होंने दो टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट बताया, एक बताया मटेरियल सोशल फैक्ट एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। मटेरियल का मतलब कि जैसे कि सोसाइटी की संरचना क्या है, कंपोनेंट सोसाइटी किन किन से चीजों से मिलकर बनी है, इसे हम बोलते हैं मटेरियल सोशल फैक्ट। जैसे कि चर्च हो गया स्टेट हो गया। क्लियर, मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, चैनल हो गया। क्लियर, नॉन मटेरियल का मतलब जैसे कि जो हमें नहीं दिखता है, क्योंकि मटेरियल का मतलब वो सारी चीजें जो हमें हमारे आसपास दिखती हैं, बट नॉन मटेरियल की चीजें जो हमें नहीं, जैसे कि मेरा क्या बिलीफ है, मेरी क्या वैल्यूज है, मेरी क्या मान्यताएं हैं, क्या आप उसको देख सकते हैं, लेकिन नहीं आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन वो समाज में एग्जिस्ट करता है, वो समाज में रहता है। क्लियर, जैसे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना को क्या आप देख सकते हैं, नहीं, लेकिन सामूहिक चेतना मेरे और आपके बीच रिफ्लेक्ट होती है, दिखता है, उसका इफेक्ट दिखता है। जब हम लोग किसी एक टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं
ये किसी एक देश के लिए खड़े होते हैं, तो वो चेतना सामूहिक चेतना दिखती है। जैसे कि कास्ट में, सेम कास्ट वालों में सामूहिक चेतना देखने को ज्यादा मिलती है समाज में। क्लियर। उसके बाद सामाजिक धारणा, जैसे कि भीड़ में क्रोध की लहरें, सोशल करंट हो गया, वेव ऑफ रेसिज्म, एंगर, ये सारी चीजें क्या है, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट क्या है, सोशल फैक्ट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, बिहेवियर, एक्टिंग कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी, जिसे समाज कंट्रोल करता है। क्लियर। इसका आगे चलते हैं। दुर्खिम ने बोला कि सोशल फैक्ट के चार सबसे चार क्या है, चार फीचर्स हैं कि जो सोशल फैक्ट है आपको चार विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो एक्सटर्नल होता है ये हमारे और आपके चेतना से क्या होगा, बाहर होगा। सोशल फैक्ट एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल कोहेशन, मतलब कि जैसे कि जो लॉ होते हैं या जो कि जो नियम होते हैं या जो जैसे कि जो लॉ या जो रिलीजन हो गया, क्लियर, जो धर्म के नियम होते हैं या जो हमारी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन जो लीगल लॉज होते हैं वो हमारे और आपकी चेतना से क्या होंगे, बाहर होंगे। रिलीजन में जैसे बताया गया है हमें वैसे ही बिहेव करना होता है कि मंदिर के में घुसने से पहले हमें जूते निकालने पड़ते हैं बाहर, चर्च में आपको ऐसे कपड़े पहन के जाना, मंदिर में ऐसे कपड़े पहन के जाना है, मंदिर में ऐसे बिहेव करना है, बड़ों के पैर छूना, ये क्या है, ये एक्सटर्नल है, आपके और मेरे थिंकिंग से एक्सटर्नल है, ये हमें पहले से ही सिखा दिया गया है, तो ये एक्सटर्नल होता है। उसके बाद कोहेसिव मतलब बाध्यकारी, मतलब कि जो सोशल फैक्ट होता है वो इन्फ्लुएंस होता है थ्रू द प्रेशर। सोसाइटी लोगों के ऊपर प्रेशर डालती है, लोगों के ऊपर बाध्यकारी नियम बनाती है, जैसे कि सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, सोशल नॉर्म्स, क्लियर, जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, बाध्यकारी होती है लोगों के लिए कि ऐसा विश्वास आपको रखना ही पड़ेगा, तो सोसाइटी हमें सिखाती है। उसके बाद जर्नल होता है, जर्नल का मतलब, जर्नैलिटी का मतलब जैसे कि मैरिज, मैरिज सोसाइटी में पहले से थी और आप आज भी है और हमेशा चलती रहेगी। फैमिली का कॉन्सेप्ट पहले भी था और आगे भी रहेगा, तो ये हमारे और आपकी चेतना से क्या रहेगा, बाहर रहेगा, कॉमन रहेगा क्रॉस सोसाइटी। हर सोसाइटी में आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। इंडिपेंडेंस, सोशल फैक्ट जो होते हैं वो बियॉन्ड द इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब कि व्यक्ति के चेतना से बाहर होंगे, जो पहले से था, जो बाद में भी रहेगा, जो लीगल लॉ, जैसे मैं जब पैदा हुआ तो कुछ लीगल लॉ पहले से रहे होंगे, तो सोसाइटी के जो नियम रहे होंगे वो पहले से रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही देखने को मिलती हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे इमाइल दुर्खाइम ने अपनी कॉन्सेप्ट एक और दिया, दैट इज सुसाइड, ये इनके बुक का भी नाम है, ये इनकी किताब का भी नाम था। इमाइल दुर्खाइम ने अपने रिसर्च में 26,000 आत्महत्या का अध्ययन किया। ठीक है। और कितने देश, 11, 11 देशों में इन्होंने आत्महत्या का अध्ययन किया। कितनी, 26,000, 26,000 आत्महत्या का अध्ययन करने के बाद ये पाते हैं कि जो समाज में कुछ फोर्स होते हैं, कुछ दबाव होते हैं जिसके कारण ऐसे घटनाएं होती हैं, जिसके कारण ऐसी चीजें होती हैं समाज में। क्लियर। तो ये कहते हैं कि इमाइल दुर्खाइम, सोसाइटी इज नॉट कि इंडिविजुअल के कारण होती, बल्कि ये एक सोशल फिनोमिना है, इन्फ्लुएंस बाय द सोशल फोर्स, सोशल फोर्स के कारण ही समाज में आत्महत्याएं जैसी घटनाएं होती हैं। फोर्स क्या है कि ज्यादा रेगुलेशन दे दिया जाएगा समाज में, रेगुलेशन से होगा या तो इंटीग्रेशन से होगा, मतलब या तो समाज में बहुत ज्यादा नियम ला दिए जाएंगे, रेगुलेट कर दिया जाएगा, या समाज में बहुत ज्यादा निगरानियां होने लगी, इंटीग्रेशन हो लगे, लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे, तो समाज में आत्महत्याएं होती हैं। ये दो फोर्स बताया, रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बाद ये कहते हैं कि 4 टाइप्स की आत्महत्याएं हैं, मतलब समाज में जो है 4 टाइप की आत्महत्याएं होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड का इन्होंने दिया। क्लियर। इसको ऐसे अगर आप डिवाइड कर देंगे यहाँ से तो याद करने में क्या होगा, आसान होगा। कैसे,
इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण। क्लियर? और ये रेगुलेशन, यानी नियमन। क्लियर? तो ये कहते हैं कि सबसे पहली जो आत्महत्या है दैट इज ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक का मतलब कि जहां पे इंटीग्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट है, जो बच्चा स्टूडेंट है जो कि दिल्ली में रह के आईएएस आईपीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या होता है, तैयारी करते 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 अपने परिवार से बहुत अलग हो जाते हैं, दोस्तों से नहीं मिल पाते, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते। तो क्या होता है, धीरे धीरे कटाव महसूस होते हैं उनको। ऐसा उनको जो सोशल बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर होता है। उनको ऐसा लग, वो समझ नहीं पाते कि मेरे साथ कोई खड़ा है कि कोई नहीं है। तो ऐसे टाइम पे जो बेरोजगारी की अवस्था में जो होती है, या जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं आत्महत्या, उसे हम बोलते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड। जैसे कि नीट के बच्चे, अभी जो हाल ही में मुद्दे चल रहे हैं कि नीट के कारण कितने बच्चों ने सुसाइड किया। उसके बाद अल्टरिस्टिक, आपने सुना होगा सती। सती को क्या कर दिया जाता था कि जैसे ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई किसी कारण के कारण, तो उस महिला को भी उसके साथ जलना पड़ता था। अब ये क्या है, सोसाइटी उसके ऊपर फोर्स लगाती थी कि अगर वो तुम्हारा पति चला गया तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम्हारे लिए नियम बनाया गया है कि तुमको रखना ही पड़ेगा। लोग उसको आइडलाइज कर देते थे कि वो आदर्श स्त्री बन जाती थी, और इतना ज्यादा दबाव महसूस करते थे कि उनको वो काम करना पड़ता था। यह सोल्जर्स, जो सैनिक हैं, यार हालांकि सैनिक की शहादत के लिए आत्महत्या वर्ड यूज नहीं कर, लेकिन इमाइल दुर्कheim ने बोला कि सैनिक के अंदर भी इतना ज्यादा इंटीग्रेशन होता है, देश प्रेम इतना ज्यादा भर दिया जाता है कि वो इससे उससे अलग हो ही नहीं पाता। वो इतना ज्यादा एकीकरण उसमें महसूस करता है कि अपनी जान दे देते हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं फेटलिस्टिक। फेटलिस्टिक का मतलब जब एक्सट्रीम रेगुलेशन हो, जैसे कि जेल। जेल में क्या होता है, बहुत ज्यादा नियम, इतने बजे उठना, ये करना है, ऐसे रहना है, ये इतने बजे खाना है, ये करना है। तो एक्सट्रीम ऑपरेशन मतलब बहुत ज्यादा रेगुलेशन कर दिया गया, तो उसे हम बोलते हैं फेटलिस्टिक। एनोमिक का मतलब, एनोमी का मतलब होता है, एनोमी का मतलब होता है कि नॉर्मलेस सोसाइटी। नॉर्मलेस सोसाइटी। यस, नॉर्मलेस सोसाइटी का मतलब कि जहां पे कोई नियम कानून है नहीं। जैसे कि आपने एक सिंगर थी जिनको हिमेश रेशमिया ने क्या किया, ब्रेक दिया, रेणु मंडल करके, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। तो अचानक से उनके पास क्या हो, बहुत ज्यादा फेम आ गया, बहुत ही ज्यादा पैसा, फेम, सब कुछ आ गया। लेकिन वो सब क्या था, उनके लिए सडन था। उनको उस समाज में रहने की आदत नहीं थी, उनको उस बिहेवियर में रहने की आदत नहीं थी। तो ऐसे टाइम में भी कई बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि यार मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मैं चला जाता हूँ। या ऐसे टाइम की बहुत ज्यादा पैसा और अचानक से क्या हो गया, गरीबी, कोई ऐसा पेंडेमिक आ गया कि मतलब अब तो मरना ही है, इससे अच्छा क्या करो, उस तड़पने से अच्छा कि आत्महत्या कर लो। तो उसे हम बोलते हैं एनोमिक। जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस, अचानक से बहुत ज्यादा गरीबी हो गई, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो लोग तड़पने से अच्छा क्या महसूस करते हैं कि चले जाना। सडन वेल्थ, बहुत ज्यादा पैसे आ जाना। डिवोर्स, डिवोर्स के बाद क्या करेंगे हम इस समाज में रहकर, तो ऐसे टाइम पे एनोमिक सुसाइड होती है। क्लियर? ये वाला कई बार पूछा गया कि अल्टरिस्टिक सोसाइटी में सती का एग्जाम्पल किसने दिया या क्या किया। क्लियर? आगे चलते हैं। रिलीजन, इन्होंने अपनी बुक द एलिमेंट्री फॉर्म, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ की बुक में इन्होंने रिलीजन का कॉन्सेप्ट दिया कि रिलीजन क्या है। इनका एक फेमस कोट या फेमस स्टेटमेंट ये भी है कि वी डोंट वर्शिप गॉड, वी वर्शिप
सोसाइटी। क्लियर? ये कहते हैं कि हम किसी भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं? समाज की पूजा कर रहे हैं। इनका मानना है कि जो रिलीजन है वो किसी न किसी पवित्र चीजों से या पवित्र चीजों से मिलके बना है। मतलब समाज ने जिन चीजों को पवित्र बना दिया है वही क्या हो गया है? रिलीजन हो गया है। क्लियर? तुर्की कहते हैं कि रिलीजियस, ऑल द रिलीजन डिवाइड वर्ल्ड इनटू टू कैटेगरीज, सैक्रेड मतलब पवित्र चीजें, प्रोफेन या अपवित्र चीजें, डिस्टिंग्विश इनटू द फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस लाइफ। मतलब सारे जितने भी रिलीजन है वो समाज को, वर्ल्ड को, दुनिया को, रिलीजियस लाइफ को दो भागों में बांट देते हैं, पवित्र चीजें और अपवित्र चीजें। पवित्र चीजें, अपवित्र चीजें क्या है? जो सेक्रेट चीजें हैं, जो सेक्रेट थिंग्स है या पवित्र चीजें हैं, वो क्या है? वो होली है, मतलब जिनको हम अपने दैनिक जीवन में यूज नहीं करते हैं। एक अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे कि जब हमारे घर में कोई फास्ट रखता है, फास्ट रखते टाइम कुछ जो पानी होता है उसको अलग करके रख दिया जाता है, या जो प्रसाद बनाने वाला सामान होता है उसको अलग करके रख दिया जाता है। क्या पानी कुछ अलग है? रोज वाला ही पानी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? एक पवित्र चीज करने के लिए है। तो वो पानी उस टाइम के लिए क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। उसी को रिलीजियस मान लिया जाता है। होली, रिवर, रिजु जिसको हम रिजर्व कर देते हैं रिलीजियस चीजों के लिए, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीजें हो सकती हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करते, जिनको हम रोज नहीं करते हैं। क्लियर? उसके बाद प्रोफेन क्या है? जैसे कि जो ऑर्डिनरी, जो कि हम रोज यूज कर सकते हैं, जिन जैसे कि नॉर्मल पानी हो गया या नदी, ये सारी चीजें हम नॉर्मल चीजों में, जैसे कि नॉर्मल नदी जो आप अपने आसपास देखते हैं और गंगा नदी, दोनों में डिफरेंस है। गंगा पानी लगभग लगभग सेम ही है, बल्कि गंगा ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो उसको क्या कहते हैं? वो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बिलीफ है, उसके पीछे शेयर्स है, उसको हम पवित्र मान रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य अच्छा है। लेकिन ये नदियां, ये सब ऐसी हैं। तो सेक्रेट और प्रोफेन चीजों से ही मिलकर क्या बनता है? रिलीजन बनता है। इसी में इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, टोटेम या टोटेमिज्म का। टोटेम कहते हैं कि कोई भी चीजें, कोई भी पवित्र वस्तुएं, ऑब्जेक्ट, एनिमल्स, पेड़, पौधे, जिनके पीछे कुछ न कुछ जो सेक्रेट होते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उसे हम बोलते हैं टोटेमिज्म। टोटेम इज अ सेक्रेट सिंबल, एनिमल, प्लांट, ऑब्जेक्ट, जो कि जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसी क्लैन को, किसी कबीले को या सोशल ग्रुप के किसी समूह को, मेंबर ऑफ क्लैन कंसीडर, जो उस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, वो उस टोटेम को होली यानी पवित्र बताते हैं, पवित्र कंसीडर करते हैं। डेवलप स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड रिलीजियस अटैचमेंट। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, अवतार। अवतार मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें आपने देखा कि एक पेड़ रहता है, ईवा का पेड़ जिसको वो लोग कहते हैं। तो ईवा का पेड़ के चारों तरफ वो लोग बैठ के क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो वो पेड़ उनके लिए टोटेम है। क्लियर? जैसे किसी के लिए ईगल टोटेम है। टोटेम का मतलब कोई भी जो कि जिसको हम पवित्र मानने लगते हैं। क्लियर? उसे हम बोलते हैं टोटेम, टोटेमिज्म। ये भी बहुत बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इमाम दुर्खैम कहते हैं कि टोटेम इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन। मतलब कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है रिलीजन का वो क्या है? टोटेम। जैसे गाय, क्लियर? गाय हमारी माता है, उसको हम एक पवित्र चीजें मानते हैं, वो हमारे एक टोटेम का काम करती है। क्लियर? तो ये टोटेमिज्म था। सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड जिसमें से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली किताब है। सबसे पहली किताब 1893 में द डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट दिया। ध्यान रखना है किस किताब में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद 1895 में द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सोशल फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी का और पॉजिटिविज्म का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। क्लियर? उसके बाद सुसाइड, आत्महत्या की जो किताब लिखा उसी में इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत भी दिया। 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड बताया। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड हालांकि हम यूनिट 2 रिसर्च वाले में पढ़ते हैं, बट यही बता देता हूँ कि जब भी इंडक्टिव मेथड, जब हम कोई कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से लेके स्पेसिफिक तक चले जाते हैं कि पहले मैं एग्जाम्पल दे दूंगा उसके बाद मैं थ्योरी बता दूंगा, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव। क्लियर? एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में उन्होंने सेक्रेट, प्रोफेन एंड टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट दिया।
क्लियर। उसके बाद इन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया जो कि 1898 में था। क्लियर। तो ये फंक्शनलिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो सोसाइटी होती है, यहाँ क्लिक देता हूँ थोड़ा, इन्होंने बताया, ये भी इनका एक फेमस है कि सोसाइटी जो होती है वो सुई जनरेस होती है। सुई जनरेस का मतलब कि सोसाइटी हमेशा अपने से बनती है और अपने से ही खत्म हो जाती है। मतलब कि मेरे आने से पहले भी कोई ना कोई सोसाइटी थी और मेरे जाने के बाद भी सोसाइटी किसी न किसी तरीके की रहेगी। मतलब कि समाज पहले से था और पहले से ही और बाद में भी रहेगा। वो विकसित होता है, विकास होता है और अंत तक चलता जाता है। हर व्यक्ति के लिए समाज अलग अलग तरीके का होता है। क्लियर। तो ये थे आज के मेजर कॉन्सेप्ट। अब इसी में से मैं आपको एकदम लेटेस्ट पीवाईक्यू दिखाता हूँ कि लेटेस्ट पीवाईक्यू क्या है। सबसे पहला दिसंबर 2025 का देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। मैंने बताया था ये वाली जो स्लाइड है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 10 मार्क लगा दीजिए आप इसमें। क्लियर। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इमाइल दुर्खाइम। इमाम दुर्खाइम की सबसे पहली रचनाओं का कालानुक्रम क्या है। सबसे पहला इनकी बुक द रिलीजन ऑफ द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, सुसाइड। ऑप्शन ये है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। तो पहला इन्होंने इनकी बुक है जो कि द रूल्स द डिवीजन ऑफ लेबर 1895, 1893। उसके बाद द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895। उसके बाद द एलिमेंट्री फॉर्म, उसके बाद सुसाइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट सबसे 1912, यहाँ पे 18 होगा सॉरी। क्लियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। Who among the following refers the material and non-material social fact। किसने बताया कि नॉन मटेरियल एंड मटेरियल सोशल फैक्ट के बारे में। मटेरियल सोशल फैक्ट वो सोशल फैक्ट जो हमें अपने आसपास दिखते हैं, जैसे कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर, फैमिली, ये सारी चीजें हमारी। और नॉन मटेरियल का मतलब जैसे कि हमारे बिलीफ हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारी चीजें। क्लियर। तो किसने बताया, इमाइल दुर्खाइम ने बताया। उसके बाद देखिए फर्स्ट स्लाइड से क्वेश्चन पहले ही बताया था, ये हर स्लाइड से कुछ न कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। जनवरी 2026 में इस्माइल दुर्खाइम द फर्स्ट प्रोफेशनल पोस्ट वाज एज अ प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन। इसमें कंफ्यूज हो जाए, कुछ लोग बायोलॉजी भी लगा देते हैं, कुछ लोग एजुकेशन भी, इकोनॉमिक्स भी लगाते हैं। इकोनॉमिक्स क्यों, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर मान लेते हैं कि डिवीजन होगा इकोनॉमिक के बेसिस पर नहीं। क्लियर। उसके बाद बायोलॉजी इसलिए क्योंकि अगस्त कॉम्टे भी फंक्शनलिस्ट पॉजिटिविज्म के बेसिस पे बात करते थे, इसलिए लोग बायोलॉजी लगा देते। बट इसका ऑप्शन क्या होगा, ये एजुकेशन के बारे में इन्होंने बहुत बताया। क्लियर। उसके बाद टोटेम रेफर्स टू द दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। टोटेम क्या है, टोटेम अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्स हिल्स एंड फॉरेस्ट। अनहोली ऑब्जेक्ट, अनहोली तो हो ही नहीं सकता, तो बी काट दीजिए। जिसमें जिसमें बी हो वो सारे आंसर आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ऑप्शन सी। एनिमल, प्लांट, अदर ऑब्जेक्ट हेल्ड इन स्पेशल रिगार्ड। कुछ ऐसे एनिमल प्लांट जिसके पीछे हम कुछ विशेष रिगार्ड रखते हैं। क्लियर। एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी, जो कि दैनिक जीवन से क्या है, अलग है। क्रिएट द रिवर्सेंस, जो की श्रद्धा उत्पन्न करता है, उसे हम बोलते हैं टोटेम। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खाइम व्हाट इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन। तो क्या होगा, टोटेमिज्म इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन। क्लियर। जीववाद, जीववाद क्या है, जीववाद का मतलब है कि जो कि ईवाई टेलर ने दिया था। जीववाद का मतलब जो आत्मा होती है, ईवी टेलर ने दिया था। कहते हैं कि जो आत्मा होती है वो किसी न किसी फॉर्म में चली जाती है, जैसे कि लोग नदी, पेड़, इन सब की पूजा करने लगते हैं। तो ये कहते हैं कि जो पूर्वज हमारे होते हैं
उनकी आत्मा की पूजा करना क्या है? एनिमिज्म। एनिमिटिज्म का मतलब कि सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल पावर जैसे कि भगवान। क्लियर? कन्वर्जन का मतलब कि जो कि परिवारवाद या सामाजिक व्यवस्था पे बिलीव करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टोटेमिज्म। टोटेमिज्म इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन। तो आज हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े? सोशल फैक्ट क्या है, सोशल फैक्ट के टाइप, मटेरियल डेंसिटी, मोरल डेंसिटी, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। उसके बाद हमने देखा कि सोशल फैक्ट क्या है, उसके उसकी विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से टाइप हैं। उसके बाद हमने सुसाइड के कॉन्सेप्ट देखे। उसके बाद हमने रिलीजन क्या है, टोटमिज्म क्या है, और उसके सारे पीवाईक्यू भी सॉल्व किए। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे Agro 24 नेट सोशोलॉजी को। थैंक यू।